अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट इंथाल्पीज़। लास्ट टाइम हमने इंथाल्पी को जो है वो डिस्कस किया था। आज हम उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसको समझने से पहले सबसे पहले जो है ना वो आपको ये समझना होगा, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो रिएक्शन है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं एक्सोथर्मिक, दूसरे हमारे पास जो रिएक्शन है वो होते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी एनर्जी जो है वो आपके पास इवॉल्व होती है। और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है। और इसी तरह हमने इसमें डिस्कस किया था कि जब हीट किसी रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हो, एनर्जी इवॉल्व हो यानी रिलीज़ होती है, नेगेटिव साइन से उसको डिनोट करते हैं और इनको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। इसमें असल में होता क्या है, ये हमने इसको भी काफ़ी डीपली अच्छी तरह डिस्कस किया था। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इनमें होता ये है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स इनकी जो हीट है वो ज़्यादा होती है। किससे? प्रोडक्ट से। देखो, जब इनकी हीट, इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब जब वो हायर से कम में आएंगे तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास उलट है कि जो प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है दैन रिएक्टेंट से। तो जब रिएक्टेंट्स कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में जाएंगे तो इट मीन वहाँ हीट क्या होगी, वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ग्राफ से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है इस तरफ हम ले लेते हैं एनर्जी, ले लेते हैं इंथाल्पी, या हम उसको हीट भी कह सकते हैं, ये इंक्रीज़ हो रही है। इस तरफ हम जो है वो फेज़ ले लेते हैं, यानी हमारे पास फेज़ ऑफ रिएक्शन इसे बोलते हैं। फेज़ ऑफ रिएक्शन मीन कि आपके पास जो है रिएक्टेंट्स किस पोजीशन पे हैं और प्रोडक्ट्स किस पोजीशन पे होते हैं। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक में मैंने आपको बताया कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो होते हैं हायर एनर्जी लेवल पे और जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोअर पे होते हैं। जब रिएक्टेंट्स किस में आएंगे, प्रोडक्ट में, तो वो उनकी जो H1 है वो जब H2 में कन्वर्ट होगी तो इट मीन कम हुई है, तो वो अपनी एनर्जी को कम रिलीज़ करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हम इस वजह से कहते हैं कि हायर रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी से जब लोअर में आते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं, और हम इसको डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जो एंडोथर्मिक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता यूँ है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो पड़े होते हैं लोअर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, इस तरफ हमारे पास एनर्जी इंक्रीज, तो जब वो लोअर से हायर में प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो H1 है वो जब H2 में कन्वर्ट होगा तो H2 यहाँ पे वो एनर्जी है जो प्रोडक्ट की है, जो कि ज़्यादा है, तो उनको एनर्जी क्या रिक्वायर होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम जो साइन यूज़ करते हैं वो करते हैं पॉजिटिव का साइन। अब यहाँ पर हम जो है एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, 1 मोल है। तो अब हमारे पास जो है वो डेल्टा H यानी जो एनर्जी होगी, चेंज इन हीट कंटेंट होगी, वो हमारे पास नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। तो जिसकी वजह से हमारे पास -285.8 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज़ होगी। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है। स्टूडेंट्स ऐसे ही जो एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो कम होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एनर्जी इनको क्या करनी पड़ती है, रिक्वायर यानी इनको देनी पड़ती है। और इस तरह इसकी मैंने आपको रीज़न बताई थी कि एक्सो और एंडोथर्मिक में होता क्या है। असल में जो हमारे पास जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें जो होती है वो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, यानी बॉन्ड टूटते हैं। तो आपको पता है बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। किसी चीज़ को तोड़ना हो, अलग करना हो, तो एनर्जी हम क्या करते हैं, उसको देते हैं। तो इसमें हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में
एनर्जी सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करते हैं ताकि उनके आपस में क्या हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो आमतौर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बॉन्ड ब्रेकिंग उसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ओवरऑल जो इनका डिफरेंस है, यानी जिस रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्शन में दोनों प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी, लेकिन स्टूडेंट्स हमने फिर देखना होता है कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है या बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा हो रही है, दोनों में। अगर ब्रेकिंग ज़्यादा होगी तो वो एंडोथर्मिक होगा क्योंकि एनर्जी रिक्वायर होगी। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा है तो इट मीन वहाँ पर हमारे पास जो है एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी ज़्यादा होगी, तो ये एक्सोथर्मिक। अब ये मैं इसलिए ये मैंने आपको सारा बताया कि यहाँ पर हमारे पास हमने इंथैल्पी को डिस्कस करना है। अब ये एक रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व भी होती है एंडोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व भी होती है, एंडोथर्मिक में अब्जॉर्ब होती है। तो एक रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, वो हमारे पास क्या चीज़ है, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। इसको भी हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। लेकिन क्या हम इसको इंथैल्पी कह सकते हैं? नहीं, अभी हम इसको इंथैल्पी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स, वो हर टेम्परेचर पे मुख्तलिफ कंडीशन पे चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि मैंने जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है CO2, तो मेरे पास जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू कोई और आई है। दूसरा स्टूडेंट कहता है मैंने भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसको प्रोड्यूस करवाया है, तो मेरे पास जो है हीट कंटेंट यानी चेंज इन हीट जो है वो कोई और आंसर आ गया। तो इसका मतलब है हमें पता ही नहीं चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो फिर इसलिए हम इंथैल्पी को डिस्कस करते हैं कि एक रिएक्शन की इंथैल्पी से क्या मुराद है। रिएक्शन की इंथैल्पी का मतलब ये है कि हीट जब किसी रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब हो, तो वो जो हीट इवॉल्व हो रही है या स्टूडेंट अब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या वो किस टेम्परेचर पर, किस कंडीशंस पर हो रही है। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन आपके पास कौन सी हो सकती हैं? देखें, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो जब 298 केल्विन होगा, या हम इसे कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जो प्रेशर है वो 1 atm होगा, और अगर सॉल्यूशन है आपके पास एक्वस की फॉर्म में जो है वो रिएक्टेंट्स पड़े हैं, तो वो हमारे पास हैं 1 मोलर। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशंस हमारे पास हैं, यानी इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर, और 1 मोलर अगर सॉल्यूशन जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो उस वक्त जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच नोट से। इसे हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस कंडीशन पर होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा है कि जो हमारे पास एक्सो या एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसके दौरान जो हीट इवॉल्व होती है स्टूडेंट या एब्जॉर्ब होती है, हम उसको इंथैल्पी नहीं कह सकते। हम उसी वक्त कहेंगे जब हमारे पास जो है कंडीशंस होंगी, यानी हम कहेंगे कि इतना टेम्परेचर होगा, इतना प्रेशर होगा, और 1 मोलर अगर आपके पास जो है वो एक्वस सोल्यूशन में, तो 1 मोलर सोल्यूशन यानी 1 मोल पर लीटर, इस लिहाज से अगर हमारे पास जो है वो सोल्यूशन है, तो हम उस वक्त जो हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होगी हम उसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास होगी, स्टूडेंट, चेंज इन इंथैल्पी यानी इंथैल्पी चेंज, इसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, और ये उस वक्त होगी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई कि कौन सी कंडीशंस हैं, जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे पास टेम्परेचर होगा, 1 atm प्रेशर होगा, 1 मोलर हमारे पास सोल्यूशन होगा, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। कोई भी रिएक्शन है जब वो इन कंडीशंस पर हो रहा है हमारे पास, तो उस वक्त जो उसकी इंथैल्पी चेंज होगी और वो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, जो हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होगी उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच नोट से। अब देखिए, मैंने आपको पीछे जो एग्जांपल दिया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, कार्बन प्लस O2 ये मिलकर बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस टेम्परेचर पर यानी इन कंडीशंस पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेल्टा एच होगा वो होगा -393 किलो जूल पर मोल। इट मीन ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसके लिए, इस रिएक्शंस के लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी है।
क्योंकि ये इसको हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पर इस रिएक्शन को करवाया। तो हमें पता चल गया कि कोई भी अगर बंदा जो है वो कोई भी रिएक्शंस या कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी चीज़ वो बनाना चाहता है, तो अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो हम उसकी चेंज इन इंथैल्पी बता सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर वो कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा तो हम उसको इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी नहीं कह सकते। हम उसको ये तो कह सकते हैं ये एक रिएक्शन की हीट है मुख्तलिफ टेम्परेचर पर, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर वो नहीं होगी। ऐसे ही अगर हमारे पास वाटर, अगर हम उसको बनाना चाहें 1 मोल के लिए, 1 मोल वाटर अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास जो है ये O2, तो ये आपके पास आ जाएगा H2O। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं लिखना, क्योंकि ये 2 मोल वाटर है, हमने 1 मोल बनाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे हाफ। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि सर ऑक्सीजन को यहाँ पे हाफ हमने क्यों लिखा है। ये हाफ का मतलब है कि हाफ मालिक्यूल, इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ एक ऑक्सीजन, मतलब यही होता है। लेकिन मालिक्यूल क्या हो जाता है, हम हाफ कर लेते हैं, ये मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसके लिए हमारे पास जो है डेल्टा H नोट वो आ जाएगा -285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये जो हीट इवॉल्व हुई है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी अगर देखना चाहे तो उसको आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो है वो क्या करना होता है, वो आपने देखना होता है। और एक और बात याद रखें, या कोई भी एलिमेंट है वो अपनी फ्री स्टेट में है, यानी हम इसे कहते हैं फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट। कोई भी चीज़ उस वक्त उसका डेल्टा H नोट यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर वो क्या होती है, वो हमेशा ज़ीरो होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि डेल्टा H नोट किसके लिए, फॉर कार्बन के लिए, तो ये हमारे पास ज़ीरो है। कार्बन अपनी फ्री स्टेट जो है यानी नेचुरली जो अकरिंग इसकी स्टेट होती है वो ग्रेफाइट की होती है, वो इस फॉर्म में। ऐसे ही अगर मैं देखूं कि डेल्टा H नोट जो है वो हाइड्रोजन के लिए, तो ये मेरे पास ज़ीरो होगी, क्योंकि हाइड्रोजन इस फॉर्म में जो है वो फ्री स्टेट में नेचुरली पाई जाती है। इस तरह हमारे पास डेल्टा H नोट अगर मैं देखूं O2 के लिए, तो ये मेरे पास फ्री स्टेट में ज़ीरो है। ऐसे डेल्टा H नोट Cl2, तो ये ज़ीरो। इस तरह हमारे पास डेल्टा H नोट जो है वो अगर मैं देखूँ S8 सल्फ़र, सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म हमारे पास होती है, लेकिन जो इसकी नेचुरली अकरिंग जो स्टेट है वो ऑर्थोरोम्बिक होती है। इसकी और भी फॉर्म्स होती हैं, इसे बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। तो ये जो है हमारे पास इसकी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगी। यानी फ्री स्टेट में जो स्टूडेंट हमारे पास कोई भी चीज़ है या कोई भी हम सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, उसको हम देखना चाहें उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फ्री स्टेट में वो हमेशा क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। अब फ्री स्टेट यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं ये आपको याद रखना होगा कि 25 सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा और 1 मोलर जो है वो हमारे पास सोल्यूशन। अगर हमारे पास गैस है तो फिर हम 1 atm सिर्फ प्रेशर अप्लाई करेंगे और जो है 298 केल्विन जो है वो टेम्परेचर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में अक्सर आ जाता है कि सर यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस आपने बताया कि 25 सेल्सियस, तो कुछ रिएक्शन इस टेम्परेचर पे नहीं होते, तो हम उनको कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन दे सकते हैं। तो उनके लिए जो है वो हम टेम्परेचर फिर चेंज करते हैं कि जिस टेम्परेचर पर वो रिएक्शंस होंगे और वो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट देंगे, हम उसका वही टेम्परेचर मान लेते हैं कि वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यानी प्रेशर तो हमने वही रखना है 1 atm प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर का आमतौर पे प्रॉब्लम बन जाता है कि कुछ रिएक्शन जो है वो इस टेम्परेचर पे होते ही नहीं है, या उनको कम चाहिए या उनको ज़्यादा चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो इससे जो है वो हमें उसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर का भी पता चल जाता है। तो स्टूडेंट जो इस यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब हो और वो किसकी हो, यानी सर्टेन मोल नंबर ऑफ मोल आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे और वो मिलकर जब प्रोडक्ट बनाएंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो जो हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब हो रही है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको हम डेल्टा H नोट से डिनोट करते हैं। आगे हमारे पास दूसरी जो सेकेंड टाइप है वो स्टूडेंट हमारे पास है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा H F से, यहाँ पे नोट लगा लें। अब यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो कहता है कि जब आपके पास कोई भी चीज़ बन रही है, मसलन मैं वही एग्जांपल लेता हूँ कि वाटर अगर हम बनाना चाह रहे हैं, वो किससे बना है, वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इनके मिलने से
हमारे पास क्या चीज़ बन गई, वाटर। तो जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ को फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो हीट होगी हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये भी आपने याद रखना, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। स्टैंडर्ड कंडीशंस है। और दूसरे नंबर पे हमने 1 मोल, कोई भी सब्सटेंस बनाना है उसको कितना बनाना है, 1 मोल। यानी 1 मोल के लिए जो हीट हमारे पास क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब देखें, एक बात याद रखें, यहाँ पे मैंने बात की है फॉर्मेशन की, तो पीछे मैंने आपको इसलिए पहले थोड़ा सा पढ़ाया था कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट क्या होती है, इवॉल्व। उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, वो होता है एक्सोथर्मिक हमारे पास रिएक्शन। कहता हूँ ये HR यानी हीट ऑफ रिएक्टेंट्स है, हीट कंटेंट रिएक्टेंट्स का, यहाँ पे प्रोडक्ट का है। अभी मैंने आपको ये इसलिए पढ़ाया, देखें जो इसकी फ्री स्टेट है ऑक्सीजन की, डेल्टा H नोट, वो इसके लिए 0 होगा। हाइड्रोजन, ये मैंने आपको हाइड्रोजन का बताया, इसके लिए भी क्या होगा, 0। इट मीन अगर मैं डेल्टा H यहाँ पे निकालूँ तो ये मेरे पास होगा HR, ठीक है, HR, साथ में हमारे पास आ जाएगा माइनस HP, बल्कि HP, और यहाँ पे आ जाएगा HR माइनस। तो डेल्टा H, अब चूंकि देखें प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो हमारे पास वो वाटर की आ जाएगी, माइनस माइनस इसमें करेंगे। अब ये मैंने आपको दोनों बताया, फ्री स्टेट में क्या होते हैं, 0, ये भी हमारे पास आ जाएगा 0, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो जो वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वही उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। ये भी आपने MCQs के तौर पर याद रखना है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की, वो उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं फॉर्मेशन के लिए हम उनको यूज़ करते हैं, वो फ्री स्टेट में हम उनको यूज़ करते हैं, और फ्री स्टेट में उनकी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी वो 0 होती है, तो उसका उस पर फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है स्टूडेंट, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर दो जब चीज़ें आपस में मिलकर 1 मोल हमारे पास प्रोडक्ट बनाती हैं तो हीट जो इवॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी हमारे पास जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी अब स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास डेफिनेशन है कि वो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट या चेंज इन इंथैल्पी जो है वो हमारे पास इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट से कब, जब वो आपस में मिले और 1 मोल सब्सटेंस हमारे पास बन जाए, किस पर, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो हम उसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम डेल्टा F नोट से हम इसको डिनोट करते हैं। अब उसने आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है वो कहता है जब मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो हमारे पास बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम। अब यहाँ पर हमने O2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 नहीं लगाना, तो हम इसको हाफ कर देंगे। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास डेल्टा H नोट जो F है -692 किलो जूल पर मोल। और स्टूडेंट आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि इनमें इनकी फिजिकल स्टेट को आपने ज़रूर मेंशन करना है। ये गैशियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा। इसमें हम इनकी जो है फिजिकल स्टेट को जो है वो क्या करते हैं, वो मेंशन करते हैं। और इस तरह स्टूडेंट्स हमें उसने एग्जांपल दिया, कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है वो गैशियस फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये गैशियस फॉर्म आ जाएगी। तो डेल्टा HF नोट जो है वो ऑक्सीजन के लिए -939 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये एग्जांपल्स, ये दोनों उसने बुक में दी हुई हैं, ठीक है, आपने इसको याद कर लेना है। इसमें आपने डेफिनेशंस और इनकी जो है वो हीट यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो इसकी वैल्यू ये आपको आनी चाहिए। और इसमें मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए हैं वो भी आपने याद रखने हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है डेल्टा HF नोट स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल होती है। ये भी आपने एज ए MCQ जो है इसको याद रखना है। और ये जो इन डिफरेंट इंथैल्पीज़ है ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग भी आ जाता है। लॉन्ग में वो 3-4 डेफिनेशन यानी ये 6 हैं टोटल, तो वो 4 पूछ लेता है, कोई सी 3 पूछ लेता है विद एग्जांपल्स, तो आपने इनकी एग्जांपल भी मस्ट याद रखनी है।